नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस का और रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम किसी भी टेम्परेचर के साथ अगर हम छेड़खानी करते हैं। नॉर्मल जो आपको पता है वो आपको रिलेशन आपने पहले पढ़ा था कि R इज़ इक्वल टू रो एल बाई ए, ये याद है ना, ये पढ़ा था ना। R इज़ इक्वल टू 10th क्लास में भी ये पढ़े हो, R इज़ इक्वल टू रो एल बाई ए। एक फार्मूला ये पढ़े थे, एक फार्मूला और पढ़े थे जो ड्राइव करा के लाए थे, उसमें लिखे थे R इज़ इक्वल टू एम इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, यही था। तो इसमें इतना टर्म ही कांस्टेंट किए हो, यही इतना टर्म कांस्टेंट कर दिए थे और इसी कांस्टेंट टर्म को क्या बोल दिए थे, इसी को क्या बोल दिए थे, रो। बाकी एल बाई एज इट इज था। तो अब क्या है कि अगर आपके पास तीन तरीके के मटेरियल होते हैं, पहले क्लियर कर लो, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। फिजिक्स में तो आपको चैप्टर के नाम ही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तीन तरीके के मटेरियल होते हैं। दूसरा, वो तीनों मटेरियल आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताए थे। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमी कंडक्टर। कंडक्टर वो होता है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है, जब चाहे तब वो कर लेगा। इंसुलेटर वो होता था जिसके अंदर आप चाह के भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर, उसमें 50-50 का चांस है, वो आधा कंडक्टर होता है और आधा इंसुलेटर होता है। तो आपके पास टोटल तीन तरीके के मटेरियल हैं, एक कंडक्टर हो गया, एक इंसुलेटर हो गया और एक सेमी कंडक्टर हो गया। तो इंसुलेटर में जब बिजली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं हो रही है तो उसके अंदर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट, कोई रोल प्ले नहीं करेगा। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर बॉडी, कि अगर आप किसी इंसुलेटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अब क्या, तो क्योंकि आप जल्दबाजी में प्रेशर में रहेंगे आप, तो ये थोड़ा सा क्लियर रखना कि इंसुलेटर, अब जैसे मार्कर क्या है आपका, इंसुलेटर है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी नहीं। अब चाहे इसको कितना भी गर्म करो, चाहे इसका टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओ, कितना भी कम करो, तो क्या एक टेम्परेचर बढ़ाने और कम करने से क्या ये मार्कर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा? नहीं करेगा। तो ये चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, ये एज इट इज़ वैसे का वैसे रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपका जो वेरिएशन है वो दो मटेरियल पे करेगा, पहला कंडक्टर और दूसरा सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर पे कहाँ कर ही रहा है, वो खाली से कंडक्टर पे करेगा और सेमी कंडक्टर पे करेगा, ठीक। तो पहला है आपका, पहला हेडिंग लिखे हो फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए वेरी करता क्या है, ठीक है। सपोज करो तुम कंडक्टर के लिए डिफाइन कर रहे हो और मैं इस टॉपिक से श्योर हूं क्वेश्चन आएगा, टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना, मैं गारंटी है। आज वाला जो लेक्चर है उसमें, क्योंकि अभी फार्मूला देंगे आर थीटा करके, फार्मूला टेम्परेचर का एक फार्मूला और देंगे, उसमें डैम श्योर है क्वेश्चन आएगा ही, चाहे एमसीक्यू में उठेगा चाहे वो केस बेस स्टडी में करके उठेगा, तो मैं श्योर हूं कि आएगा जरूर। आप कंडक्टर के लिए डिफाइन करने जा रहे हैं। सपोज करिए आपके पास कोई कंडक्टर है, जैसे मान लो तुम्हारे पास आयरन है, कोई वायर है, जैसे कॉपर ही ले लो, वायर होता है, कंडक्टर है वो। तो तुमने कॉपर वायर का तुमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब इसको थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा। इमेजिन करो अगर तुमने कॉपर वायर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो तुम्हारे पास कॉपर का वायर है, ये जो कॉपर का वायर है भाई, कॉपर एलिमेंट है ना, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एलिमेंट है, और एलिमेंट है तो कॉपर एक एलिमेंट किससे मिलकर बना होता है, एटम से। और एटम के अंदर कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है, इसको तो वैसे निकलने को इजाज़त नहीं मिलेगा, ये अंदर ही रहते हैं, इनको आने जाए, ये जो तिगड़मबाजी करेगा, जो अंदर बाहर करेगा, वो कौन करेगा। तो आप सोचिए एक बार कि अगर मैं कॉपर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कॉपर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब होता है, एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या होता है भाई, गर्मी में 60 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो टेम्परेचर क्या कहते हो, बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्मी लगती है, एनर्जी बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है। ठंडी में भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन, तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो एनर्जी भी क्या हो जाती है। तो आप इनडायरेक्टली ना एक चीज़ और बोल सकते हो, आपसे अगर किसी ने कहा, ठीक है, ये याद करे रहना या कहीं लिख लो मार करके, अगर आपसे कहा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। पहले ये याद रखो, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर मेरा टेम्परेचर ज़्यादा है तो मेरी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। वो टिक्की वाला प्लेट देखा है, उस पर टिक्की बनाते हैं सब, तो सोचो उस पर एकदम गरम गरम है, ले जाके तुमको बैठा दें उस पर, तो पहले सोचो टेम्परेचर डाउन रहेगा, लेकिन जब बैठोगे तो टेम्परेचर
और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक बैक अंदर की एनर्जी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। क्लास 10th में याद हो अगर साइंस की बुक में रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाया गया था, याद है ना, रिफ्लेक्स एक्शन, गर्म उसको दिखाया था रिफ्लेक्स आर कि ऐसे जा रहा है वापस वो आ रहा है। आप इमेजिन करो आप गर्म चीज़ को अगर छूओगे तो छूते वापस हाथ पीछे होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है उस मटेरियल का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी मटेरियल का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। या इनडायरेक्टली रिवर्स में, किसी मटेरियल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है या किसी लिविंग के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक, तो अगर मैं कॉपर वायर का, क्योंकि कॉपर एक कंडक्टर है, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो एटम ही तो वो एनर्जी लेगा, और अगर एटम एनर्जी लेगा तो लूजली बाउंड कौन है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन है, यही तो खिसकेगा। तो इस एनर्जी बढ़ाने से क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उनका संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। वो अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, 11th में एक टॉपिक पढ़ाया गया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल, याद है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए लूजली बाउंडेड एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम। किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के अंदर से वो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या देना पड़ता था, एनर्जी देनी पड़ती थी ना। उसी एनर्जी को क्या नाम दिए थे, आयनाइजेशन एनर्जी नाम दिए थे ना। तो वैसे ही अगर आप किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो किसी भी एटम को एनर्जी दोगे तो उसके अंदर किसकी संख्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन के अंदर वाइब्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, आपको गर्म चीज़ ला के रख दें हाथ पे तो क्या गर्म हाथ रखेंगे तो हाथ ऐसे ही रखोगे। जब कोई चीज़ गर्म आती है तो हाथ ऑटोमेटिक वाइब्रेट करना शुरू कर देगा कि नहीं कर देगा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप एटम को हीट करोगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर आएगा, और अगर बाहर आएगा तो एटम वाइब्रेट या इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना शुरू करेगा कि नहीं करेगा। मतलब इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि टेम्परेचर के बढ़ाने से किसका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आया। ठीक, अब अगर इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। अब अगर ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो टकराने की संभावना कम की ज़्यादा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो कोलिजन क्या हो जाएगा, वहाँ बढ़ जाएगा, तो कोलिजन बढ़ जाएगा। अब ये बताओ, अगर कोलिजन ज़्यादा हो रहा है तो आराम करने का टाइम कम की ज़्यादा, कम हो जाएगा। और आराम करने के टाइम को ही कुछ याद है क्या बोले थे, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सोचो तुम रिलैक्स कम कर रहे हो, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो, तो अगर तुम रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो तो काम तुमको ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर रिलैक्स कम हो रहे हो तो डैम श्योर है तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, क्योंकि तुम रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो तो तुम ऑन ड्यूटी पे हो। और इलेक्ट्रॉन की ऑन ड्यूटी का काम क्या होता है, जब टकराओगे किसी के साथ तो तुम्हारी स्पीड कम होगी कि तुम्हारा स्पीड ज़्यादा होगा। जब किसी के साथ टकराओगे, कोलिजन होगा, तो तुम्हारी स्पीड कम होगी कि ज़्यादा होगी, कम होगी, स्पीड कम होगी। और जब कम होगी तो जाहिर सी बात है अपने सामने वाले को रोकने का काम करोगे कि नहीं, रेजिस्ट करने का काम करोगे कि नहीं करोगे। तो जब कोलिजन बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस जैसे वेरी करता है सेम पैटर्न कौन सा फॉलो करता है, रेजिस्टिविटी भी। यानी कि एक छोटा सा रट लो कि किसी भी कंडक्टर, रट लो इस बात को दिमाग में, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ा तो उसकी रेजिस्टिविटी और उसका रेजिस्टेंस दोनों बढ़ जाता है। अब इसी को स्टेटमेंट में आएगा, लिखने को एमसीक्यू में आएगा कि अब जैसे कंडक्टर नहीं लिखेगा, वो कोई मेटल दे देगा, वो स्पेसिफिकली आपको मेटल दे देंगे, वो जैसे आयरन लिख देंगे, वो लिख देंगे कि इफ द आयरन एलिमेंट इज हीटेड बाई 20 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, व्हाट हैपन इन देयर रेजिस्टिविटी। तो उनके रेजिस्टिविटी में क्या चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा। तो आप सीधे क्या लिखेंगे, द रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ आयरन विल बी इंक्रीजेस फ्रॉम द ओरिजिनल। जो भी होगा, तो किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस और आपकी रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ जाएगी। समझ आया। लेकिन एमसीक्यू पूछता है तो ठीक है, बाकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा तब ये बीच वाला पॉइंट उठाना कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा, जिससे रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, और एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी। समझ आया, क्लियर हुआ, ठीक। अब रेजिस्टेंस और इनका जो वैरी करने का जो है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, डायरेक्टली है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों, ठीक है, दोनों। बट हमने जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया, इसको जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो बढ़ तो रहा है, लेकिन एक लिमिटेड टेम्परेचर के जाने के बाद, एक लिमिटेड रेजिस्टेंस जानने के बाद फिर क्या हो गया, वो बढ़ना कांस्टेंट हो गया। जैसे ये इस एरो पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी लिख लो और इस पे टेम्परेचर लिख लो। अब कुछ याद आया, एक्स एक्सिस पे किसको रखे हो और वाई एक्सिस पे किसको रखे हो? एक्स पे किसको रखा जाता था? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो डिपेंड नहीं करती थी। वाई पे किसको रखा जाता था? जो डिपेंड। तो कौन किस पे? रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कर रहा है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस पर कर रहा है? तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कर रहा है, इसलिए रेजिस्टेंस को वाई पे रखे हो और टेम्परेचर को एक्स पे। तो हमने जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा 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 बढ़ा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, रेजिस्टेंस में। और ऑब्वियस है किसी भी कंडक्टर का रोकने की एक मैक्सिमम एबिलिटी होगी, जितना वो जा सकता है उतना ही तो जाएगा। तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो तुम क्या सोच रहे हो? प्रैक्टिकली सोचो, आप किसी भी वायर को आप या किसी भी मटेरियल को आप फोल्ड कर रहे हो, तो जितना उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उतना वो फोल्ड होगा। जब वो अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा कि अब हम नहीं फोल्ड हो सकते, तो वहां से वो क्या कर जाएगा, फिर टूट जाएगा। क्लास 11 में पढ़ाए थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हुक्स लॉ, याद आया? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। रबड़ को कितना खींचोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ज्यादा खींच दोगे तो वो टूट जाएगा। सेम ऐसे ही टेम्परेचर, हमने सोचा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तब तो बहुत बढ़िया है, टेम्परेचर बढ़ा दो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको किए तो टेम्परेचर के बढ़ाने से कुछ देर के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। क्योंकि कोई भी मटेरियल जितना रोक सकता है, जितना रेजिस्ट कर सकता है उतना करेगा, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखना कि प्रोपोर्शनल होता तो है, लेकिन एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसके बाद ये वैली नहीं करता है, उसके बाद फिर ये कांस्टेंट कर देगा वो। पहला समझ आया, ठीक। दूसरा है आपके पास फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का वैरी क्या है? अच्छा, सेमीकंडक्टर के वैरी में देखो, सेमीकंडक्टर में भी लिखे चीजें सेम ही हो। अगर सेमीकंडक्टर वाला खोलोगे तो उसमें ऑलमोस्ट चीजें सेम लिखे हो कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ाने से वाइब्रेशनल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कोलिजन होगा, रिलैक्सेशन करेगा, ठीक है, ये कम होगा। एक फैक्टर ये है। इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर एक और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया सेमीकंडक्टर के लिए, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सेमीकंडक्टर में एक्चुअल क्या होता है? सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए दो लोग होते हैं, और ये अभी याद कर लो, जब चैप्टर आएगा तो पढ़ाएंगे। एक तो खुद इलेक्ट्रॉन होता है, सेमीकंडक्टर में एक एक्स्ट्रा बढ़ता है, दैट इज होल, एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा। किसी भी कंडक्टर में, ध्यान सुनो, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की, ठीक। किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन और होल की। किसी भी लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आयन की। तीन बात याद रखिएगा, तीनों के लिए अलग अलग है, तीन के याद रख लीजिएगा। अगर आपके पास कंडक्टर है, और आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास सेमीकंडक्टर है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी होना चाहिए। और तीसरा, अगर आपके पास लिक्विड है तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आयन होना चाहिए, जो अभी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में यही आएगा, भी कोलराउश लॉ भी इंटर करेगा, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो अभी आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो कि लिक्विड में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना है तो क्या होना चाहिए? आयन होना चाहिए। भाई टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
बट डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बचपन से पढ़ा है ना ये लाइन। तो टैप वाटर में आयन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में आयन में नहीं कन्वर्ट हो पाता, इसीलिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना। अब इसमें सवाल ये है कि होल क्या होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस इतना जानो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वो अपना जगह, और जब जगह छोड़ेगा तो जगह वहाँ खाली होगा। डेट खाली जगह इज नोन एज होल। समझ आया? जैसे आगे 2 लोग बैठे हैं, ठीक, इसी कमरे में आगे 2 लोग बैठे हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाया, इसमें से एक उठ गया जाके पीछे चला गया, या उठ के घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हट गया, वो जगह खाली होगी नहीं खाली होगी। तो जो जगह खाली हुई है उस जगह को क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस जगह से निकल जाता है पीछे छूट जाता है जगह, और डेट खाली जगह इज नोन एज। तो सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो जब सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल आएगा, बट अभी बस इतना याद रखो कि सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जिम्मेदारी इन दोनों की होती है। अब आप सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? हमको बताओ पहले। सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी भाई। एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे। तो जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे सेमीकंडक्टर के अंदर, तो जितना इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा उतना ही वहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। तो अब इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिल के रजिस्ट करेंगे। तो दोनों मिलकर जब रजिस्ट करना शुरू करेंगे तो ओवरऑल जो इनका इफेक्ट होगा वो हो जाएगा नलीफाई, जिसकी वजह से उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, और रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा। समझे? अब आप ये बताओ, यही लाइन कंडक्टर के लिए पढ़े थे, यही सेमीकंडक्टर के लिए पढ़े हो, दोनों में ऑलमोस्ट चीजें कॉमन पड़ रही हैं, बस थोड़ा सा इफेक्ट क्या है। कंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बाहर सिर्फ कौन निकल रहा है? मतलब सिर्फ वहां किससे है? इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर उसका बढ़ाए थे तो भाई इलेक्ट्रॉन बढ़ा, कोलिजन बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ गया। लेकिन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा पीछे कौन आ जाएगा? होल। तो जितना इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है उतना इधर कौन बढ़ जा रहा है? तो ओवरऑल जो दोनों का बढ़ने का, इंक्रीज का पैटर्न है वो दोनों सेम नहीं हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? नलीफाई कर देंगे, और नलीफाई करने की वजह से जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? लेकिन कंडक्टर के केस में सिर्फ कौन बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन ही बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से रेजिस्टेंस वहां पे बढ़ जाता है। समझ आया? अब सवाल ये है कि हमारे पास 2 रीजन है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम भी हो रहा है। किसमें? सेमीकंडक्टर में। तो प्रॉब्लम ये है कि किसको हम वैलिड माने। तो एक्चुअल में वैलिड हम इस वाले को मानते हैं, इस वाले को हम नहीं मानते हैं। इसको हम वैलिड नहीं मानते हैं। इसको वैलिड इसलिए नहीं मानते हैं, रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन निकलता तो है, किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता तो है, लेकिन वो उसी एटम के अंदर ही रहता है, वो उसको छोड़ के बाहर नहीं जाता है। मतलब ओवरऑल जो न्यूट्रलिटी थी वो एटम की भी क्या रहती है। मैं कहूँ इसी क्लास में से उड़ जाओ 3, टेम्परेचर बढ़ाया, 3 लोग कुर्सी छोड़ दो तुरंत, तो 3 लोगों ने अपनी सीट छोड़ दी, लेकिन वो 3 लोग इस कमरे से बाहर नहीं गए हैं, वो 3 लोग अभी भी इसी कमरे में हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी वहीं पर प्रेजेंट है, वो सिर्फ जगह छोड़ा है, वो अभी भी वहीं प्रेजेंट है। तो ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि इसमें चेंज काफी आ जाता है। तो सेमीकंडक्टर के केस में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है जो किसमें फॉलो होता है? कंडक्टर। यानी कि चाहे आपके पास कंडक्टर हो और चाहे आपके पास वो क्या बोलते हैं, नहीं उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ये नहीं, ये वैलिड होगा, इसको वैलिड नहीं रखा गया। हो देखो, रीजन सबका है, उसमें एक चीज छूट गई। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा, सोचो आप इमेजिन करो ये कमरा पूरा कंडक्टर है, सोचो ये कमरा पूरा कंडक्टर है और तुम लोग इलेक्ट्रॉन हो, तुम लोग अपने अपने ऑर्बिट में बैठे हो, जो तुम्हारी सीट है वो तुम्हारी अपनी अपनी ऑर्बिट है, तुम लोग बैठे हो आराम से, और जब तुम हटोगे वहाँ से, तो जब तुम उठोगे वहाँ से तो वहाँ जगह खाली हो जाएगी, मतलब वहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा,
तुम्हारे उठने से वहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाए तो तुम जिस पे बैठे हो उसका टेम्परेचर बढ़ा, और जब उसका टेम्परेचर बढ़ा तो तुम वहाँ बैठोगे नहीं, वहाँ से क्या होगे, उठोगे। तो तुम उठे, तुम्हारा पड़ोसी भी उठा, तो उसका पड़ोसी भी उठा। तो जब सारे एक दूसरे के साथ उठेंगे तो तुम उठे, अपनी जगह छोड़े, पीछे क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो पीछे जैसे ही होल क्रिएट होगा, होल को एज अ पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, एज अ पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। तो ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन उस जगह से हटेगा तो और तुम्हारा पड़ोसी भी हट गया है और टेम्परेचर तुम बढ़ा के रखे हो, तो जब वो जगह खाली हुई है तो दूसरा वाला उस जगह को लेना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, तुरंत दौड़ के। एक जगह खाली होती है तो दूसरा उस जगह को वापस लेना चाहेगा कि नहीं। जो फर्स्ट रैंकर होता है अगर वो वहाँ से हट गया तो तुरंत सेकंड रैंकर वाला फर्स्ट रैंकर की जगह लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा। तो सेम वैसे ही जब एक इलेक्ट्रॉन हटा, जैसे आप अपनी जगह से हटे तो आप हटे और आपका पड़ोसी भी हटा, तो तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी जगह लेने के प्रयास में है और तुम अपने पड़ोसी जगह लेने के प्रयास में हो, तो तुरंत का तुरंत वापस इंटरचेंज होने की कोशिश करोगे, इंटरचेंज होने की कोशिश करोगे, लेकिन उस इंटरचेंज की होने के चक्कर में दोनों एक दूसरे से क्या कर जाओगे, टकराओगे। तो हो सकता हो, और सेमी कंडक्टर के अंदर एक दो इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे नहीं, एक दो इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे नहीं, मिलियंस में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और अगर मिलियंस में निकलेंगे तो अगर एक दो टकरा भी गए, एक दो अगर टकरा भी गए, नहीं भी बैठ पाए, तो ऐसा भी नहीं, मतलब ये चांस है कि 50% उसमें टकरा के बैठ भी जाएंगे और 50% उसमें टकरा के नहीं भी बैठ जाएंगे। तो अगर 50% भी उसमें टकरा के और अगर बैठ गए और 50% भी अगर उसमें टिक गए, तो वो जो 50% टिके हैं वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे। अगर रास्ते में तुम्हारे कोई खड़ा है तो वो तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा, ऑब्स्टेकल बन जाएगा। रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे लोग सुबह सुबह, मुंबई के रेलवे स्टेशन चले जाओ, वहाँ लोग ज़्यादा मिलेंगे, तो तुमको वहाँ चलने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। सुबह सुबह एकदम 4 बजे रोड पे जाओ, सुबह सुबह एकदम जाओ, रोड तुमको खाली मिलेगा। तो या मेला जब लगता है, दुर्गा पूजा लगता है, आप यही पक्के देखो खाली रहेगा, लेकिन मेले के टाइम पे देखो और आप खड़े रहिए, आपको चलने की जरूरत नहीं है, आप खड़े रहिए, आपको लोग चला देंगे। इतनी भीड़ रहती है कि आपको लोग आगे आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो जब लोग ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा, कॉमन सोचो, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो रोकने वाले ज़्यादा होंगे, मतलब टकराओगे ज़्यादा तो रुकने का भी तो चांस ज़्यादा रहेगा। भाई टकराओगे, अब आप चल रहे हो तो टकरा जाओगे, फिर चलोगे, फिर टकरा जाओगे, फिर चलोगे, तो रुकने का पॉसिबिलिटी वहाँ क्या रहेगा, ज़्यादा। और अगर रुकने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो सेमीकंडक्टर में दोनों की होने की वजह से इस वाले फैक्टर को ज़्यादा रोल प्ले कर दिया जाता है कंपैरिजन टू दिस में। तो थोड़ा सा रिवर्स है, अगर समझ आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप रिजल्ट याद रखिए कि किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एक सर्टेन लिमिट तक, और किसी भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घट जाती है। एक आइडिया अगर रहेगा, इतना ही अगर पता है, तो अगर पेपर में इतना ही लिख के चले जाओगे तो उस पर भी आधा 1 नंबर अवार्ड कर दिया जाएगा। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर पूछता है तो अगर याद होगा तो चार्ट बना के चले आना ज़्यादा, और जो चार्ट ये बनाओगे उसी को फिर अपने ओन लैंग्वेज में 4-5 लाइन में लिख डालना, सेंटेंस ही चाहिए होता है उनको, और ऐसे भी मेन यही देखा जाएगा। अगर ये मिला है आपको तो वो हो जाएगा, ठीक। तीसरा आता है आपका सम एलॉय। एलॉय क्या होता है पहले ये बताओ, और टी जलाए, हाँ, मिक्सचर ऑफ मेटल। एक से ज़्यादा जब मेटल मिलाया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, एलॉय। सोना, प्योर सोना कितने का होता है, 24 कैरेट का। 24 कैरेट सोना खरीदा जाता है, क्यों, टूट जाएगा, ब्रिटल होता है, कुछ बना नहीं पाओगे, वो टूट जाएगा, जैसे चौक टूट जाता है वैसे टूट जाएगा। तो सोना पहनना हमको तो सोना पहनना है, तो कैसे पहनोगे फिर, हाँ 22 कैरेट का फिर सोना लगते हैं, उसी में कुछ 2-3 कैरेट क्या करते हैं, इम्प्योरिटी। तो जनरली क्या किया जाता है, 21 कैरेट को, जैसे जैसे जिसका जितने पास बजट हो, 20 कैरेट, 21 कैरेट, 22 कैरेट, जो जैसे बजट होता है वो लेता है, और उसमें 2-3 कैरेट इम्प्योरिटी कोई और मेटल मिलवा दिया जाता है, जिससे सोने की मजबूती बढ़ जाती है। तो मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 मेटल्स, उसी को क्या बोलते हैं, एलॉय। 1 रुपये का सिक्का देखे हो, किस कलर का, किस कलर का होता है, सिल्वर का रहता है ना,
बताओ सिल्वर है वो 1 रुपया कीमत है उसकी, चांदी है वो 1 रुपया कीमत है, नहीं सिल्वर की सिर्फ क्या की गई है उसमें कोटिंग, और वो भी इतना मिनिमम कोटिंग की गई है कि मतलब उस सिल्वर को मतलब उसको तुम छुड़ा भी नहीं पाओगे कि उसको छुड़ा के तुम जाके चांदी बेच लो, बहुत मिनिमम के है। तो सिक्का का जो बनता है वो था ना, पहले सोने का सिक्का चलता था, फिर तांबे का चला, होता ना सोने का तांबे का। तो आजकल सिस्टम चेंज हो गया है। अब आजकल जो सिस्टम हम जो सिक्का यूज़ करते हैं एक्चुअल में वो प्योर मेटल नहीं होता है। हम जो सिक्का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो एलॉय होता है। तो एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 मेटल इज कॉल्ड एलॉय। कुछ एग्जांपल्स लिखवा दिए हैं, जैसे नाइक्रोम, मैग्नेनिन और कॉन्स्टेंटिन। ये 3 एलॉय ऐसे हैं जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज किए जाएंगे। अभी मैग्नेटिक वाले चैप्टर में भी ये तीनों के तीनों मिलेंगे, ठीक। तो इनके साथ क्या है, इनके साथ भी रोल वही है, टेम्परेचर के बढ़ाने से एन बढ़ेगा, आर घटेगा, और टेम्परेचर के बढ़ाने से टाउ घटेगा और आर बढ़ेगा। मतलब ओवरऑल इनका भी यही है एलॉय के लिए भी। लेकिन एलॉय को कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है टेम्परेचर के बढ़ाने से और टेम्परेचर को घटाने से। एलॉय के टेम्परेचर रेजिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि एक मेटल नहीं होता, उसमें कितने मेटल हैं, एक से ज़्यादा मेटल हैं, और सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। तो एक अगर कहेगा कि हम बढ़ाएंगे तो दूसरा मेटल क्या कहेगा उसमें, हम घटाएंगे। तो इसीलिए फिर बाद में ये डिसाइड हो जाता है कि ऐसा करो, इफेक्ट ही नहीं शो करते हैं। तो एलॉय के केसेस में क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से उनके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिव पे कोई फर्क नहीं, नियरली अनअफेक्टेड रह जाते हैं वो, ठीक। तो ओवरऑल 3 बात थी आपके पास। अब अगर समझ आ गया हो तीनों तो अच्छी बात है, और अगर तीनों समझ नहीं आया हो तो सीधे सीधे आप डाटा याद रखिए, वो ज़्यादा आपके लिए रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखो डाटा अगर याद रखे हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आएगा तो आपके लिए प्रॉफिट ही होगा। जैसे चाहो तो जगह हो तो कहीं पे लिख लो कि देखो पहला आपने क्या पढ़ा, कंडक्टर। तो अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया पहला, सीधे सीधे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आफ्टर सर्टेन लिमिट, ज़्यादा हरदम नहीं, एक लिमिट तक, एक लिमिट तक ये होगा, उसके बाद फिर वैल्यू फॉलो नहीं करेगा वो। दूसरा क्या पढ़े, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और तीसरा क्या पढ़े, एलॉय। तो एलॉय के लिए क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो एलॉय को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, नियरली अनअफेक्टेड, मतलब उसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज जैसे था वैसे ही रह जाएगा। तो ये कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा एक सर्टेन लिमिट तक, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एलॉय में टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा, एज इट इज नियरली अनअफेक्टेड रह जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ? चलो अब उसके बाद रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन याद रखो। अगर कोई भी मटेरियल अगर तुम्हारे पास रेजिस्टिविटी है, अगर तुम्हारे पास रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर तुम्हारे पास रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस है तो इसका पूरा का पूरा डिपेंडेंसी, या ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर। रेजिस्टिविटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पर, आपने मटेरियल कौन सा लिया है, और दूसरा वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर। तुम्हारे पास एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे पास कॉपर का वायर है, ध्यान से देखना, तुम्हारे पास कॉपर का वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी है रो 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। मैंने क्या कर दिया, इस वायर को खींच के 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया। तो अगर मैंने इस वायर को 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया तो इस कॉपर वायर की लेंथ इंक्रीज कर गई, लेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन हमें पता है कि रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 ही चीज पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे और। तो मैंने सिर्फ कॉपर के वायर को बड़ा किया है, वायर थोड़ी ना चेंज किया है, अभी भी वायर वो किसका है,
कॉपर का ही है, तो कॉपर का ही वायर है, मैंने वायर तो चेंज नहीं किया और मैंने टेम्परेचर अभी भी वही रखा है, तो क्या उसकी रेजिस्टिविटी रो से ज्यादा होगी कि कम होगी कि वही होगी? वही होगी। इतना क्या सोच रहे हो घोचो, वही होगी। मटेरियल और टेम्परेचर पे ही तो कर रहा है, टेम्परेचर भी नहीं बदले, मटेरियल भी नहीं बदले, तो जब दोनों नहीं बदला तो जो पहली रेजिस्टिविटी थी वही अब भी रहेगी। यही सेम क्वेश्चन अगर हम ये कर देते कि कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर है और इस कॉपर के वायर को मैंने टेम्परेचर चेंज करके 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या इसकी रेजिस्टिविटी अब चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। तो भाई अगर पहले कॉपर 20 डिग्री पे था तो रेजिस्टिविटी कुछ तो थी, अभी वो 30 डिग्री पे है, मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर बदला तो रेजिस्टिविटी बदलेगी। तो अब अगर बदलेगी तो कितनी? पहले के कंपैरिजन में कम होगी कि पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो, मतलब ज्यादा होगी या बराबर होगी? बराबर तो नहीं होगी। तो अब आप क्या कर लीजिएगा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, मतलब टेम्परेचर का और रेजिस्टिविटी का रिलेशन डायरेक्टली का होता है। तो अगर 20 से 30 डिग्री बढ़ाए हो तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज किए होगे तो पहले के कंपैरिजन में रेजिस्टिविटी ज्यादा ही मिलेगी, मतलब आप ये कह सकते हो कि इनिशियल से ज्यादा ही होगा। समझ आया? क्लियर हो गया? और अगर आपने 20 डिग्री से इसको 15 डिग्री किया होता तो टेम्परेचर घटा तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती? घट जाती पहले के कंपैरिजन में। समझ आया? क्लियर हुआ? अब ये एमसीक्यू बनेगा क्वेश्चन कि इफ यू हैव अ मटेरियल ऑफ एक्स, अब वो नाम भी नहीं लिखेंगे, वो एक्स एक्स करके देंगे कि इफ यू हैव अ मटेरियल ऑफ अ एक्स which have a specific resistance at 20 degree Celsius is rho. After the sometimes the material have changed their temperature and reduced to 5 degree Celsius, then the final resistivity of X will be increase, decrease, remain same, none of these. क्या होगा? डिक्रीज। पहले 20 था, बाद में 5 कर दिया तो टेम्परेचर घट गया, तो रेजिस्टिविटी पहले से क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो गया? और एक तो क्लियर कट है यार, मैं वायर ही अगर चेंज कर दूं तो रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है? रोकने की क्षमता, प्रॉपर्टी। वायर ही बदल दिया तो प्रॉपर्टी नहीं चेंज होएगी भाई। कॉपर के वायर की और सिल्वर के वायर की रोकने की क्षमता, भाई सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, कॉपर को नहीं वो दर्जा मिला है, इसका मतलब है कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी बहुत अच्छी है भाई, सिल्वर के अंदर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उतनी कॉपर की प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर मैं वायर ही चेंज कर दूं, अगर मैं वायर ही बदल दूं तो रेजिस्टिविटी तुरंत चेंज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मटेरियल पे, एक टेम्परेचर पर, और इनका जो रिलेशन है रेजिस्टेंस और इसका, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, वो डायरेक्टली का है। एग्जैक्ट रिलेशन जो होता है, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर। ये एग्जैक्ट रिलेशन है। पहले डेरिवेशन हुआ करता था, इसका डेरिवेशन कराते थे, बट डेरिवेशन है नहीं। आप सिर्फ डाटा याद रखो कि रेजिस्टिविटी अंडर रूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली, मतलब कुल मिला के टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टिविटी भी घटेगी। समझ आ गया? चलो इसको ताल लो। चलो उसके बाद कंक्लूजन में 2 पॉइंट लिखे हो, तो जो पहला वाला पॉइंट है वो पीछे वाला ही है, कोई चेंज नहीं है। टाउ डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। अब जो पीछे किए हो, पीछे जो करे हो वही तो किए थे कि टेम्परेचर बढ़ाए थे तो एन बढ़ा था, टाउ घट गया था तो रेजिस्टेंस बढ़ गया था। तो कुल मिला के रिलैक्सेशन टाइम अगर घट रहा है, टाउ डिक्रीज हो रहा है, तो कब घटेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है। और अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। तो जो रेजिस्टिविटी होगी कंडक्टर की वो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगी? यानी कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, अरे सॉरी, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर और टाउ में रिलेशन डायरेक्टली का है कि इन्वर्सली का है? इन्वर्सली का है। टेम्परेचर के बढ़ाने से टाउ घट रहा है और टाउ घट रहा है जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। तो अगर इसको एक लाइन में आप लिखना चाहो तो लिखे हो, ऐसा नहीं है, लिखे हो कि टेम्परेचर टाउ के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई? रेजिस्टिविटी के। तो ये सीधे सीधे बोल सकते हो। अब ये एग्जैक्ट रिलेशन तुम्हारा ये होता है जो वहाँ से लिखे हो। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से टाउ घटता है और टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी
बढ़ेगा। ठीक, तो पहला वो लिखे हो। दूसरा, फॉर आइडियल कंडक्टर रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 0 और फॉर आइडियल इंसुलेटर रो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तुम प्रैक्टिकली सोचो, इनफाइनाइट कब यूज करते हैं? इनफाइनाइट वर्ड कब यूज किया जाता है? जब आपकी सोच से परे हो जाता है चीज वो। तो इंसुलेटर में बिजली वैसे कंडक्ट नहीं हो रही है, तो यानी कि इंसुलेटर में इतनी अच्छी एबिलिटी है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है कि वो बिजली को क्या कर ले रही है, वो अपने अंदर से कंडक्ट होने पर रोक ले रही है कि नहीं दे रही है। तो मतलब उसके अंदर जो उसकी रेजिस्टिविटी, जो उसकी रोकने की क्षमता है, वो कम है कि ज़्यादा? किसी भी इंसुलेटर के अंदर रोकने की क्षमता बिजली को ज़्यादा होती है कि कम? ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होती है। और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा को ही हम इनफाइनाइट लिखते हैं। कंडक्टर में क्या है? कंडक्टर में तो कंडक्ट करेगा, तो रोकेगा, जीरो से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कर दोगे तो जीरो कर दोगे, कर नहीं पाओगे। और आगे एक वर्ड लिखे हो आइडियल, और तो आपको पता है आइडियल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसकी रेजिस्टिविटी तुम घटा के जीरो कर लो। कितना भी करोगे उसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी रहेगी। आइडियल, वो सिर्फ आइडियल का ही जीरो कर पाओगे, वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। समझ आया? एक लास्ट खाली बचा है जो न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे, ठीक है? डालो हेडिंग, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। 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 ठीक, चलो पहले समझ लो। देखो, पहले क्या है कि ओरिजिनल रेजिस्टिविटी मान लो, रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय रेजिस्टिविटी इज गिवन बाई। अब देखो, आपको शुरुआती में जो रेजिस्टिविटी गिवन था किसी मटेरियल का, वो रो नॉट था, और उस समय उस मटेरियल का जो टेम्परेचर था, वो टी नॉट था। समझ आया? शुरुआत में किसी भी मटेरियल का, जैसे आपसे स्टार्ट है, अभी रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हो, तो समझ लो कि ये तुम्हारा एक मटेरियल हो गया, ये तुम्हारा एक मटेरियल हो गया। तो इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है? रो नॉट। और रो नॉट कब है? जब उसका टेम्परेचर टी नॉट है। ठीक, अब हुआ क्या, उसके टेम्परेचर में चेंज किए, तो टेम्परेचर उसका चेंज होके टी नॉट से टी हो गया। हाँ, तो अगर टेम्परेचर बदलेगा तो रेजिस्टिविटी बदलेगी। तो रेजिस्टिविटी रो नॉट से चेंज होके क्या हो गई? रो हो गई। ठीक, तो कितने का चेंज हुआ रेजिस्टिविटी में? कितने का चेंज हुआ? तो आप निकालिए चेंज इन रेजिस्टिविटी। ठीक, आप निकालो चेंज इन रेजिस्टिविटी। ठीक, चेंज कैसे निकालते हैं? इनिशियल माइनस फाइनल की फाइनल माइनस इनिशियल है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन है इसमें? रो। और इनिशियल कौन है? तो चेंज निकालो जरा। तो अगर चेंज निकालोगे तो क्या लिखोगे? रो माइनस रो नॉट। इनका निकालो, इज इक्वल टू टी माइनस। कोई दिक्कत? दूसरी बात, हमें एक चीज और पता है। क्या पता है? कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्टली कि इनवर्सली। तो अभी रुक जाओ, अभी साइन रिलेशन लिख रहे हो ना, तो दोनों के बीच में डायरेक्टली का लग गया। ठीक, अभी आपने चेंज निकाला है, चेंज इन रेजिस्टिविटी। ठीक, अब आपको निकालना है रिलेटिव चेंज। ध्यान से देखना, रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज ये वर्ड कहीं आ चुका है केमिस्ट्री में? हाँ, क्या करते थे उसके लिए? इनिशियल रेजिस्टिविटी कितनी है? यानी कि इसको क्या लिखोगे? रो माइनस रो नॉट अपॉन, हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी माइनस। कोई दिक्कत? अब ये हो जाएगा रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के किस में कन्वर्ट होगा? इज इक्वल टू, और साथ में क्या लगता है?
तो यहां जो कांस्टेंट लगता है वो कांस्टेंट कहलाता है अल्फा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन और अल्फा का साइन, तो इसीलिए मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि क्लियर रहे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था और यहां इज इक्वल टू हटाने के बाद ये क्या लिखे हो, कांस्टेंट है, क्या है तुम्हारा, अल्फा। ठीक, तो अल्फा हो गया और ये हो गया तुम्हारा t माइनस टी नॉट। समझ आया? और ये जो अल्फा होता है इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, समझ आया? अब इसमें क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, सॉरी फाइनल रेजिस्टिविटी, इनिशियल रेजिस्टिविटी, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और अल्फा। तो इनमें से कोई 2-3 वैल्यू आपको दे देगा, एक वैल्यू क्या कर देगा। और एक बात याद रखिएगा, अल्फा कांस्टेंट है, तो अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन रहेगी। और हर मटेरियल का अल्फा सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा, कॉमन सेंस है। कॉपर का अल्फा अलग होगा, सिल्वर का अल्फा अलग होगा, तो सब मटेरियल बदलोगे तो उसका अल्फा भी बदल जाएगा। समझ आया? ठीक है, इसको बोल जनरली टेम्परेचर कोफिशिएंट, या जनरली कुछ किताबें इसको कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बोलती हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आप दोनों बोल सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। समझ आया? क्लियर हुआ? चलो थोड़ा सा इसको तोड़ मरोड़ो और थोड़ा हल्का सा, इसी को तोड़ो मरोड़ो और हल्का सा। ये बताओ, सुनो, अच्छा ये चेंज है कि नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको डेल्टा रो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? चेंज है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा रो अपॉन नीचे क्या है, रो नॉट। ऐसा करो, अल्फा वहीं रहने दो और इसको नीचे खिसका के ले आओ, तो नीचे ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस, ये किसको निकालने को गया। और अल्फा जो होता है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल बदलेगा तो अल्फा बदलता जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुमसे अल्फा पूछ भी लिया तो हड़ाना नहीं, दिया होगा सारी वैल्यू गिवन किया होगा, तब वो तुमसे अल्फा पूछेगा। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक, उतार फटाक से। देखो ये हो गया अल्फा निकालने के लिए। अब इसमें क्या है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल होता है। इसमें दो डाटा याद रखो डायरेक्ट कि अगर तुम्हारे पास कोई भी मेटल प्रेजेंट है तो किसी भी मेटल का अल्फा पॉजिटिव होता है अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। मतलब कि किसी भी मेटल के लिए अल्फा और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, और किसी भी मेटल के लिए उसका अल्फा हमेशा क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। और किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए उसका अल्फा क्या निकलेगा, नेगेटिव। तो आप ये ध्यान समझ रखिए, अगर अल्फा कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अगर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मटेरियल सामने कौन है, सेमीकंडक्टर है। कभी कभी अल्फा बता देगा, मटेरियल आपसे पूछेगा। जैसे उसने कह दिया कि अल्फा इज नेगेटिव, आइडेंटिफाई द मटेरियल, तो अल्फा अगर नेगेटिव होगा तो मटेरियल कौन सा होगा, सेमीकंडक्टर। और अल्फा अगर पॉजिटिव होगा तो सामने मेटल होगा। या अगर अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर और अल्फा में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली का है। और अगर अल्फा नेगेटिव होगा तो टेम्परेचर उसमें क्या रिलेशन है, इनवर्सली। समझ आया? दूसरा एक डाटा है कि 0 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है। 0 डिग्री केल्विन, सेल्सियस नहीं बोले हैं, ध्यान रखिएगा। 0 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बन जाता है और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वही सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन जाता है। समझ आया? क्योंकि सेमीकंडक्टर दोनों में आता है, इंसुलेटर में भी। और तो कब वो इंसुलेटर बन रहा है और कब वो कंडक्टर बन रहा है, ये ध्यान से रखिएगा। 0 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर क्या बन जाएगा, इंसुलेटर, और 25 डिग्री पे वो क्या बन जाएगा। समझ आ गया? क्लियर हो गया? अच्छा, सेम काम करना है, अलग से फिर से हेडिंग नहीं डालनी है, हम इसी में करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा, ये जो रिलेशन लिखे हो ये टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का लिखे हो। अभी एक का रिलेशन बचा है, किसका किसका, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का। ये टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का है। किसका लिखना बचा है अभी, टेम्परेचर और।
सब सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस जहां जहां रो है वहां वहां चेंज करते जाओ, तो कुछ नहीं, अल्फा एज इट इज, अल्फा नहीं बदलता है, वो एज अल्फा वही रहेगा। यहां याद है क्या लिखे थे, फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी, तो फाइनल रेजिस्टिविटी रो माने थे और इनिशियल क्या हुआ था, रो नॉट। तो यहां वही सेम काम करो, फाइनल रेजिस्टेंस कितना मान लो, आर थीटा। अब समझो थीटा यहां चेंज किया गया, यहां जो थीटा मान रहा है एक्चुअली थीटा एक टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, तो वो एक्चुअल टेम्परेचर को ये किस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ थीटा से कर रहे हैं। तो कोई भी टेम्परेचर तो सिंबल क्या यूज कर लो, आर थीटा, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर थीटा, और इनिशियल रेजिस्टेंस को सिर्फ और सिर्फ आर मान लो। तो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस अपॉन रो नॉट क्या था, इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टिविटी, इनिशियल रेजिस्टेंस यहाँ क्या है, आर, और एज इट इज। अच्छा, यहां टी माइनस टी नॉट माने हो, तो यहां तुमको टेम्परेचर को तुमने क्या माना है, थीटा माने हो ना, तो यहां क्या बेसिकली थीटा माइनस थीटा नॉट, बस इसी को थोड़ा चेंज कर दो। इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा आर, जैसे इसको लिखे हो, अपॉन आर थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू अल्फा। ये और ये सेम हो गया कि नहीं हो गया, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यहां भी तो फाइनल टेम्परेचर माइनस, बस इस रेजिस्टेंस के केस में टेम्परेचर को किस सिंबल से डिनोट किया गया है, थीटा से, और रेजिस्टिविटी के केस में डायरेक्ट टेम्परेचर को टी से डिनोट किया गया था। तो ये जो रिलेशन है ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का है, और ये जो रिलेशन है वो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का है, और इस केस में टेम्परेचर को थीटा से डिनोट कर दिया। समझ आया, ये उतार लो, ये आपका खत्म हो गया, ठीक।